नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। लेकिन मंगल के दिन सब कुछ मंगल दिखाई दे नहीं रहा है। और कल इतना मतलब कॉन्फिडेंस मान लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मान लीजिए, ऐसा लग रहा था कि अगर 25,000 के ऊपर टिक गया, क्योंकि पांचवा अटेम्प्ट था कल जब हमने इंट्राडे में 25,000 को तोड़ा या 25,000 के लेवल को बहुत मजबूती के साथ तोड़ा, लेकिन फिर टिक नहीं पाए। और लगा था कि 5 अटेम्प्ट के बाद शायद अब की बार 5वें अटेम्प्ट में हम इस बाधा को पार कर लेंगे। लेकिन कल भी क्लोजिंग 25,000 के ऊपर देखने को मिली, लेकिन बाजार टिका नहीं। और अब बाजार में दबाव काफ़ी बढ़ गया, 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही, करीब 250 अंक नीचे। तो मतलब जहां से चले थे वहीं पर जो है दोबारा हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24,747 का आज का जो है, अब 24,737 हो गया इनफैक्ट अब तो चर्चा करते करते ये लो देखने को मिला है। सेंसेक्स ने भी 81,303 का लो बनाया है। दबाव बाजार में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा बहुत अगर होल्ड कर रहे हैं तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा सा हम थोड़ी सी राहत देख रहे हैं। हालांकि वहाँ पर भी अब दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ 1522 शेयर गिर के कामकाज कर रहे हैं। महज 933 शेयरों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। इंडिगो में प्रमोटर ने करीब 6% के आसपास 5.8% स्टेक बेचा है। यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में जो है लगातार प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली जो है देखने को मिल रही है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 14% की गिरावट देखने को मिली है। असल में महाराष्ट्र के मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें जानकारी दी गई कि जो इनको बड़ा ऑर्डर मिला था, चूंकि इन्होंने अब तक डिलीवरी नहीं की है, उसकी वजह से ये ई टेंडर रद्द होने का जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से सफाई नहीं आई है। अब देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। इसके अलावा डिफेंस फिर से चलने लगा। बीडीएल, जीआरएससी, बीईएल, इन सब में आज रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन आज के विशेष मेहमानों को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और उनसे जरा बातचीत करते हैं आखिर में वजह क्या है आज की इस गिरावट की। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल सर जुड़ रहे हैं आज की विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में। रचित जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कारण क्या रहा? कल तो 3 बड़े ट्रिगर थे। आरबीआई की तरफ से इतना बड़ा डिविडेंड मिल गया सरकार को। मॉनसून 16 साल में पहली बार समय से पहले आ गया और मुंबई के अंदर मतलब ज़बरदस्त बरसात देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम जापान को पीछे छोड़ दिया हमने इकॉनमी में। इन सब के बावजूद बाजार को चाहिए क्या, ये बताइए जरा। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रदीप भाई को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे साथ आपने प्रदीप भाई को बैठा दिया है। पहले भी इनके साथ हम शोज कर चुके हैं। और होता क्या है ना सर, कि जब ऐसा एक आपको पता है कि आपका एक साथी आपके साथ आके बैठ गया है, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से। उसके साथ साथ क्या होता है, आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे अटेंड नहीं करना है, तो मेरा वर्कलोड जो है वो आधा हो जाता है। तो एक बहुत खुशी मिली, मैंने जैसे ही इनको स्क्रीन पे देखा, मैंने कहा आज मेरा दिन बन गया। अब चलिए सर, मार्केट पे आ जाते हैं। देखिए, मार्केट को अगर आप देखें ना, तो मार्केट के लिए आप दोनों बातें बोल सकते हैं। मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो रहा है, बहुत तेजी मंदी हो रही है। ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट तो रेंज बाउंड है। अभी दोनों बातें क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए, ये जितनी भी आप वॉलेटिलिटी विटनेस कर रहे हैं ना, ये वॉलेटिलिटी एक रेंज में ही कर रहे हैं। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट वीक। आप अब कल एक मिड वीक पे पहुंच जाएंगे इस वीक के, और ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही है। जो हमने लास्ट वीक भी शो में कहा था कि आपको क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज को ब्रेक करना होगा निफ्टी में, which would be from the downside 24,600 and upside 25,150। इसी रेंज के बीच में मूवमेंट कर रहा है। वो बात अलग है कि हमको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डेली 1-1% का अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। तो हमको अपने अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि वॉलेटिलिटी है, इंडेक्स में है, बट मार्केट रेंज में है। अब बात ये आती है कि कल आपके पास इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स थे, उसके बावजूद आपने एक ब्रेकआउट नहीं दिया। तो उसके पीछे का भी बेसिक कारण ये भी तो समझिए सर, कि हम जिस तरीके से रैली करते हुए आए हैं फ्रॉम द लोअर लेवल्स, कहीं ना कहीं मार्केट एक थकता हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट एक फ्रेश ट्रिगर। क्योंकि देखिए, जितने भी ट्रिगर्स की आप बात कर रहे हैं ना, मेजॉरिटी ट्रिगर्स कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी देख भी रहे थे आते हुए। जो बैंक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी कि बारिश आने वाली है, ठीक है, थोड़ी सी पहले आ गई। दे वर ऑलरेडी सेइंग 109% कि आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। जर्मनी के हम पीछे आके खड़े हो गए, ये हमने पहले भी बात कर ली थी और डिस्कस हो गया था। तो दीज वर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वर ट्रिगर, बट वर दे ट्रिगर इंपॉर्टेंट इनफ टू प्रोपेल द मार्केट? नहीं। कहीं ना कहीं एक आपको सेलिंग प्रेशर फील होता हुआ दिखा है।
कल के लिए एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि 5 मई के बाद एक ऐसा दिन देखने को आपको मिला था जहां पे एफआईआईज और डीआईएस दोनों फायर बन के एक साथ खड़े हो गए थे। उसके बावजूद आपको मार्केट में वो प्रोपेल्शन नहीं मिल रहा है, तो जो अपनी रेंज है उस रेंज में ही ये प्ले कर रहा है। नथिंग टू वरी, कोई बहुत ज्यादा ओवर रीड करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। निफ्टी पॉइज्ड है अपसाइड के लिए, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 24,600 को मेंटेन कर रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोअर लेवल्स पे बाइंग करिए, हायर लेवल्स पे सेलिंग करिए। और कहीं ना कहीं जब हम लास्ट वीक शो कर रहे थे तो हमने बात बोली भी थी कि हायर लेवल पे जैसे ही आपको 25,000 के ऊपर दिखता है, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करने लाजमी है अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है। थिंग्स आर इन प्लेस, डेफिनेटली ऐसे ही चलता रहेगा फॉर सम टाइम, जब तक इसको ईदर साइड एक बहुत डायरेक्शनल ट्रिगर नहीं। ठीक सर। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी निफ्टी पे? आप लगातार कह रहे हैं कि नहीं नीचे आएगा, 24,800 फिर से आएंगे, माफ कीजिएगा 23,800 आप कह रहे हैं बार बार। क्या लेवल्स आप बता रहे हैं सर, क्या मतलब बताइए जरा जी। देखिए सर, आपने देखा होगा मुझे, मैं अपने 4-5 दिन से मेरा एक ही स्टेटमेंट था कि 25,000 के ऊपर ना सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड रचित सर को। सर के साथ मेरा आई थिंक कोलकाता में कुछ दिन पहले एक इवेंट पे भी मीटिंग हुआ था एक बार। सो बेसिकली देखिए सर, मुझे लगता है कि मार्केट में तो जैसे कि सर ने बताया कि सर के साथ अभी मैं 100% ही एग्री करता हूँ। मार्केट में आप देखेंगे जितने भी डोमेस्टिक चीजें, चाहे आप मानसून देख लीजिए, आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया गवर्नमेंट को, जितने भी पॉजिटिव चीज है ना, मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है 25,000 के ऊपर। और मुझे लगता है मार्केट को यहाँ से बढ़ने के लिए कुछ न्यू ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर अभी नहीं मिल रहा है। सो देखिए, मुझे लगता है कि एक बार 24,500 ए, जैसे कि मैं लास्ट एक हफ्ता से बात कर रहा हूँ, और मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मेरा स्टेटमेंट जो है मैं चेंज नहीं करता हूँ इजीली। 25,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर कुछ बाई कॉल मैं यहाँ पे अच्छे से तेजी मान के चल सकता हूँ कि नहीं, मार्केट में कुछ बुल रन बन सकता है। अगर 24,500 ब्रेक किया तो उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इस बीच सर एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा एक बार दे दूं क्या? बिल्कुल 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 सर, सबसे पहले कॉल पे कंपनी नजर का डालते नाम हैं। है कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड। सो अभी ठीक। सीएमपी चल रहा है 227। मुझे लगता है जो 227 226 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे ना ब्रेकआउट है। सो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, और कल भी बहुत भागा था, आज भी वॉल्यूम के साथ सुबह सुबह चल रहा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे पहला टारगेट 230 का आना चाहिए, सेकंड टारगेट 235। आपको बस 4 से 5 दिन एक बार वेट करना है। मैक्सिमम 235 का टारगेट यहाँ पे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन 2 दिन से बहुत चला है, तो आपको एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। 216 का आपको एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि आज का डे लो भी है। तो 216 स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 235 बहुत जल्दी टारगेट आते हुए दिखेंगे। क्योंकि सर देखिए, मार्केट को लेके जो मैं बोल रहा था, मेरा सर लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 8 रुपए ऊपर का टारगेट 8-9 रुपए का, ये थोड़ा सा मतलब अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो बिल्कुल 50-50 नहीं हो जा रहा थोड़ा सा रिस्क हो रहा है ट्रेड में, बट कन्विक्शन बहुत ज्यादा है। ये आज तक या तो कल तक आना चाहिए। ठीक। टारगेट सर इससे भी थोड़ा बड़ा है, 235 टारगेट नहीं है एक्चुअल टारगेट। तो अभी जो मंथली ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी आपको 255 260, जिनके पास थोड़ा 1 से 1.5 हफ्ता टाइम है, बहुत जल्दी आ सकता है। लेकिन आज 2-3 दिन में मुझे लगता है कि आपके पास 235 236 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस वही रहेगा मेरा 216 के आसपास। 216 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर 235 का टारगेट पहला। दूसरे टारगेट पे बाद में बात करेंगे क्योंकि वो 5-7 दिन का है, तो अब पहले जो है पहला टारगेट पे नजरें रहेंगी। यहाँ पर आप नज़र बना करके चलिए। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अभी 4.25% से ज़्यादा की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है कैमलिन फाइन साइंस के ऊपर। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से कल तक में यहाँ पर 235 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा मानना है प्रदीप जी का। तो नज़रें बना करके आप भी रखिए, हमारी भी नज़रें हैं। जैसे टारगेट अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस के करीब जाता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि अब यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं हमारे दोनों विशेष मेहमानों के साथ। जी सर, रशीद सर जी। सर एक्चुअली क्या है कि कॉल मैं वेट कर रहा था सेगमेंट का, बट जो कॉल है वो दे दी गई है, तो मैं भी अपनी एक छोटी सी कॉल दे देता हूँ सर। हाँ अरे सर बिल्कुल। और क्या है कि अभी आपने शो के स्टार्टिंग में ही मेरी कॉल जो है खुद ही जनरेट कर दी थी। आपने कहा था कि डिफेंस के शेयरों में मूवमेंट आ रहा है,
और आपके साथ शो कर रहा हूँ, और सर डिफेंस की बात हो रही, तो जैसे आप अमिताभ बच्चन, वैसे डिफेंस के अमिताभ बच्चन पे कॉल दे देते हैं सर, एचएएल पे कॉल दे देते हैं। और एचएएल सर अभी एक बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए वापस से एक रिवर्सल दिखा रहा है। और मतलब नॉट दैट क्योंकि प्रदीप भाई ने कॉल दी थी इसलिए मैंने कहा मैं भी इसमें घुसूंगा, नहीं सर, मुझे ये लगा कि अगर मैं शो का वेट करूंगा तो शायद ये लेवल्स नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनिए सर, ये हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। अब इस शो में जब भी आप आएंगे आपको दो लोग रहेंगे, प्रदीप जी भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। और जब भी आपको कॉल आती है कोई, तो आप बिल्कुल जो है शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट में बदलाव किया जी सर। ठीक है सर। तो एचएएल आप देखिए करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉप लॉस क्योंकि स्टॉक बड़ा है, थोड़ा सा डीप है, 4820 4820 रुपए का रहेगा स्टॉप लॉस। अगर टारगेट्स की हम बात करेंगे, पहला टारगेट है आपका 5280, और दूसरा टारगेट जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5460। इन दो टारगेट्स के लिए एक फोर्टनाइट के टाइमलाइन के साथ आप एचएल में पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या एक प्रैक्टिस रही है मेरी कि यूजुअली मैं जब कॉल देता था ना, तो मैं कॉल देता था और मैं चला जाता था, और उसके बाद मैं उसको वापस आके ना कभी रिव्यू नहीं करता था। कॉल्स चल जाती थी बट आई नेवर यूज्ड टू कम बैक इन ओपन एंड से और टॉक अबाउट इट। बट सर जब ये कल अभी मेरी लास्ट टू लास्ट वीक जब JWL की कॉल नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पाई, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आ गए जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया कि अब से मैं भी ना फॉलो अप एक्शन देना चालू कर दूंगा। तो सर आप देखिए लास्ट फ्राइडे आपके साथ जब हम शो कर रहे थे तो मिंडा कॉर्प की कॉल दी थी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मिंडा कॉर्प की जो कॉल थी 512 रुपए में दी थी, और 546 रुपए का पहला टारगेट था, 578 रुपए दूसरा टारगेट था। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, आप देखें 541 रुपए इसने आज टच कर दिया है, 5 रुपए का अपसाइड और देगा तो पहला टारगेट हिट हो जाएगा। बिल्कुल। दैट वाज नेवर माय प्रैक्टिस कि मैं आगे फ्लॉन्ट करूं, चाहे सीडीएस नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। अगर आपकी कॉल हिट हो रही है उसको बिल्कुल बताना चाहिए दर्शकों को। और क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं सर कि आपने तो बोल दिया 546 का टारगेट, वो 560 भी जाएगा तो भी प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, और फिर जो 50 रुपए नीचे आ जाएगा तो कहेंगे कि आपके कहने पे लिया था, अब लॉस हो रहा है। तो ये मतलब ये कई बार हुआ है, तो ये समस्या वहां तक भी ठीक है कि लॉस हुआ है। ये जब बात आ जाती ना फंसा दिया, अरे मैं किसी को फंसाने नहीं आता हूँ भाई, मैं कॉल देता हूँ, ऊपर नीचे कई बार हो जाता है। तो सर अब एक फॉलो अप अपन रखा करेंगे, जो भी मेरी कॉल्स होंगी वो मैं आपको दे दिया करूंगा। तो एचएएल सर वो कॉल है जो आज आप लेकर आए, तो इस पर जो है नजरें हमारी रहेंगी। और बिल्कुल एचएएल पे मतलब डिफेंस पे तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की है, और मुझे लगता है कि जब शुरू नहीं हुई थी रैली तब से जो है हमारे दोनों मेहमान जानते हैं कि, और अब निगाहें पावर के ऊपर लगी हुई हैं, कब यहाँ पे रिकवरी आती है वो देखना होगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं आर्यन कुमार जी, उन्होंने हमें धनराशि भेजी है और कह रहे हैं कि सर मुझे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, कहाँ पैसे लगाएं। देखिए सर, बहुत शॉर्ट टर्म में जो है ना, ठीक है ट्रेड होता है, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आते हैं, लेकिन मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि सारी पूंजी आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म में लगा करके, इतना आसान अगर पैसे बनाना होता तो फिर क्या ही बात थी। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, कुछ पैसे निकाल के रखिए ट्रेडिंग के लिए, वहाँ पर जो है एक हिस्सा रखिए अपना ट्रेडिंग के लिए। अब इनका सवाल सर ये है कि एनसीसी पे 1000 शेयर लिए हुए हैं 230 के भाव पर, 238 के भाव पर, आगे क्या करूँ ये जानना चाहते हैं। तो प्रदीप जी आप बता दीजिए क्या करना चाहिए एनसीसी पे। अभी लॉस ज़्यादा नहीं है इनको, 235 के आसपास 238 के आसपास खरीदा है, 235 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास है। देखिए मुझे लगता है अभी 235 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक वीकली जो जब रिसेंटली जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ था ऑलमोस्ट 220 215 के आसपास लगातार चल रहा है। अभी रेसिस्टेंस कोई है नहीं, तो 250 से पहले तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं, तो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। सर एक डिस्क्लेमर देना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया। जो भी स्टॉक को मैंने अभी बताया ना, कैमलिन फाइन साइंस स्टॉक को हमने सुबह ही हमारे टीम ने हमारे जो पेड क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया था, तो एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है जो मैंने देना भूल गया। पर्टिकुलर जो स्टॉक कैमलिन फाइन साइंस लिमिटेड है, इस स्टॉक को हमने हमारे सुबह ही हमारा क्लाइंट को रिकमेंड किया था। तो सर मुझे लगता है एनसीसी लिमिटेड यहाँ पे अभी बने रहने का सलाह रहेगा, बने रहने की सलाह यहाँ पर है। और 5070 पे कॉल एचएल की आई थी, अब 5093 हो गया है,
तो 20, 22, 23 रुपए तो अभी अभी तुरंत में काफी रिकवरी आ गई है यहाँ पर एचएल के अंदर। करीब 0.25% के आसपास की मजबूती, दोबारा इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 5100 का जो इसने आज हाई लगाया है, 5110 का हाई लगाया है, उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर निगाहें बना करके चलिए लगातार। लेकिन चूंकि एचएल की बात हुई है तो जरा मझगांव डॉक भी देख लीजिए सर। रचित सर जरा देखिए 3% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी है, फिर से डिफेंस चलने लगे, सब लोग कह रहे थे प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया, लेकिन ये अभी थकने को तैयार नहीं है। 1-2 दिन की सुस्ती रही, अब क्या करना चाहिए? मझगांव डॉक आज करीब 3% के आसपास की मजबूती। सर 1 मिनट लूंगा इस एक्सप्लेनेशन में, और इसके पीछे का कारण ये सर, हमने स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि डिफेंस को जब हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले कहीं ना कहीं वैल्यूएशन से जस्टिफाई कर रहे थे, अब डिफेंस की वैल्यूएशन चेंज होती हुई दिखेगी, क्योंकि हमने देखा है इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको अच्छी ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। अगर आप मेरे को मझगांव डॉक की बात करेंगे तो मझगांव डॉक भी आप देखिए बहुत अच्छी तरीके से पॉइज्ड है, और इसकी सर अर्निंग एक्सपेक्टेड है 29 को, परसों इसकी अर्निंग आने वाली है। उसके पहले ही ये जो मूवमेंट आ रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये जो मूवमेंट है ये स्ट्रेच होता हुआ एक बार 3880 तक का मूवमेंट दे दे। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और अगर आपके पोजीशन थोड़ी ढंगी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अर्निंग के पहले जो भी आपकी पोजीशन है उसको और 35 to 40% आप डिप्लॉय कर दीजिएगा। नॉट दैट मैं आपको बोलूं रिजल्ट खराब आएगा, बट यूजुअली हमने देखा है कि रिजल्ट के पहले अगर कोई स्टॉक मूव कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो उस प्रॉफिट टेकिंग का बेनिफिट उठाने के लिए 35 to 40% आप पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हैं 3880 के लेवल। ठीक, ये आप लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। इस बीच मंजीत कौर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग मंजीत जी। इसके अलावा राहुल मॉर्वल म्याऊ, बड़ा मतलब कठिन सा नाम बनाते हैं आप लोग आईडी के लिए, वो कह रहे हैं रचित जी व्हाइट एंड ब्लू टाई कॉम्बो, वाह वाह। तो लोग बाकी जगहों पे लोगों से पूछते हैं लेवल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, बाकी चीज़ें क्या हो रही, आपके कपड़ों पे, आपकी दाढ़ी पे, आपकी बालों पे बहुत पड़ी रहती है सर। कितना क्लोजली लोग ऑब्जर्व करते हैं आपको, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं बैकएंड पे बैठा हूं ना, तो प्रोडक्शन भी जो आपके है ना, वो हमारी उनकी ऐसी ही कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। सर आवाज कम आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, टाई अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड चेंज कर दो। अब ये सर क्या है, आप देखिए इसमें एक रियलिटी में और बोलूंगा, और चीज की बहुत खुशी मिलती है कि आप हैं, हमारे जो पूरे चैनल की टीम है, जो दर्शक है, और अब यहाँ पे पॉजिटिवली प्रदीप भाई भी बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए ना एक ऐसी कंफर्टिंग सिचुएशन हो रखी है कि सब अपने ही लोग बैठे हुए हैं, अपने लोग के साथ काम चल रहा है, तो अच्छा लगता है सर। नहीं बिल्कुल सर, सब अपने ही लोग हैं बिल्कुल। और इस बीच जो है एक शेयर जो कि आज थोड़े से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो है GRSC, एक और डिफेंस का शेयर, करीब 4% ऊपर है। प्रदीप जी आप देखिए जरा इसके चार्ट को, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और क्या अभी कोई अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है इन लेवल्स पे? आपकी सलाह क्या रहेगी? सर नो डाउट आज चल रहा है, ऑल डिफेंस काउंटर चल रहा है, तो जिस तरीके से अभी ब्रेकआउट आया है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 2950 और 3000 के ऊपर भी भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन फ्रेश बाई डिलीवरी एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करना मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन लास्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2750 के आसपास उधर से नीचे गिर गया था, फिर से अभी चल रहा है। वीकली चार्ट देखिए, लास्ट 3 हफ्ते से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत जल्दी 3000 भी क्रॉस होने वाला है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर जो है नज़र बना करके चलिए। कल एक शेयर ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया था और वो था BEML। ये रेलवे और डिफेंस दोनों का एक संगम है। रचित जी जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। कल काफ़ी शानदार 12-13% का मूव रहा और आज भी हम देख रहे हैं कि जो है मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है, 1-1.25% ऊपर कामकाज करते हुए। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, 4430 का आज इंट्राडे हाई बनाया है। कैसा देख रहे हैं सर BEML को? थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस 2 दिन में यहाँ पर रही है। सर ये भी क्या है, आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया, और ये मैं क्यों बोलूंगा आपको, क्योंकि सर इसके लिए मैं ट्रोल हो गया था। फ्राइडे को आपके शो में मैं इसके लेवल्स देके गया था, और उस टाइम सर ये बिलो 4000 ट्रेड कर रहा था, तो मैंने करीबन 4450 का लेवल दिया था कि आपको देखने को मिल सकता है, और लोग बोल रहे थे कैसी बातें कर रहा है ये आदमी, कुछ भी बोलता रहता है गवार। देखिए वो शेयर वहां पे दिखा रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता सर। अब आगे का देख लेते हैं सर इसका। देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पे पॉइज्ड है ना, आपको हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर फेस हो सकता है यहां से थोड़े और अपसाइड के बाद।
बॉटम से अच्छी रैली किया है। कल भी इफ आई एम करेक्ट और 15% का अपसाइड इसने रजिस्टर किया था। 43.25 पे ये है। 44.70 पे इसको एक इशू फेस हो सकता है और वहां से वापस से ये डाउन साइड की तैयारी कर सकता है और वो डाउन साइड इसको 3830 रुपए तक ट्रैक कर सकता है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है कि अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, स्टैगर्ड मैनर में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। 4360, 4420 वहां तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें अगर आपने एक शॉर्ट टर्म ले रखा है तो, और फिर लोअर लेवल्स पे इंतजार करें। अगर आपने मीडियम लेवल के लिए इसको ले रखा है तो आपको सजेस्ट करूंगा और 35 to 40% जो भी आपकी होल्डिंग है उसको पक्का से ऑफलोड करें 4450 पे, और फिर लोअर लेवल्स जो हमने आपको सजेस्ट किए हैं वहां पे आप इसको एवरेज कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने जो प्रीवियस हाइज हैं और 5200 लेवल्स उनको भी ब्रीच करने की तैयारी में है, बट एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में ऐसा टाइम है उसके पहले ऐसे मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर जो है बीईएमएल को लेकर निकल के आ रही है। एक दर्शक का कमल प्रताप सिंह जी हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं, अशोका बिल्डकॉन को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। कह रहे हैं लास्ट थर्सडे को मेरा सवाल पिक किया था, तब अब तब से अब तक कोई सवाल नहीं लिया आपने। चलिए ठीक है सर। तो फ्राइडे मंडे 2 ही दिन तो गए सर, कोई बात नहीं, लेकिन सर अशोका बिल्डकॉन पे जरा एक नज़र डालिए। क्या शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं आप भी, आप ये भी आपको बताना चाहिए था कि आपने खरीदा है, खरीदना चाह रहे हैं। 1% के आसपास की आज गिरावट चल रही है, अभी क्या करना चाहिए सर अशोका बिल्डकॉन पे? सर अशोका बिल्डकॉन पे आप जिस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से पॉइज्ड है, कोई बहुत ज्यादा मतलब अभी मुझे इन कमिंग टाइम बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से जरूर इसने एक स्ट्रेंथ दिखाई है और अभी रिसेंट टाइम्स में जैसे ही ये 205 रुपए के ऊपर ट्रेड होने लग गया है, कोई बहुत ज्यादा मैजिक मत एक्सपेक्ट करिएगा। बेटर फोर्थ नाइट टाइम आपको ये 228 से 232 रुपए की रेंज में दिखा सकता है। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, कि आपने बताया नहीं आपने क्या किया है, लोअर लेवल पे ले रखा है और ये ट्रेडिंग बेट है, तो मैं आपको बोलूंगा 28 से 32 रुपए के रेंज में अपना प्रॉफिट जरूर बांध लें। और अगर आपने ये मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया है और लोअर लेवल्स पे ही है तो 230 में 50% अपनी होल्डिंग ऑफलोड करें, क्योंकि उस लेवल को क्रॉस करने में अभी इस स्टॉक को फ्रेश ट्रिगर की जरूरत होगी, जो कि अभी है नहीं। जी चलिए, इस बीच जरा फटाफट जरा कैमलिन जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 235 का टारगेट दिया गया था, 230 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए करीब 6% के आसपास की मजबूती अब आती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने लक्ष्य से महज जो है अब 5 रुपये के आसपास जो है दूर दिखाई दे रहा है। अभी 234 बताया जा रहा है, 234 का हाई लगाया है थोड़ी देर पहले। सर क्या करें, 234 का हाई लगा दिया, क्या वेट करें थोड़ा सा अभी और? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो जिन्होंने भी इंटरडे के पर्सपेक्टिव से लिया है। बाकी जिनके पास 7 8 10 दिन का व्यू है वो होल्ड करके जा सकता है। 35 का टारगेट दिया था, 234 अभी हाई लगा दिया है, तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो जो लोगों ने इंट्राडे के लिए लिया है वो प्रॉफिट बुक करें 234 के आसपास। अच्छा, जो मान लीजिए 234 पे चूक गए और 227 पे लेके 230 पे अभी देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर ये इस पे मोमेंटम अभी है, तो मुझे लगता है देखिए आप बायर्स भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 6.5 लाख लोग बैठा हुआ है बाय करने के लिए, तो इसमें मोमेंटम रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज ही इंटरडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी अगर 4 5 दिन का व्यू है तो उसके लिए आप होल्ड करके जा सकते हो। चलिए ठीक, मतलब क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं अपने हिसाब से जो भी एनालिस्ट कॉल दें उनको बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आप दोनों लोगों के लिए टाटा समूह के एक शेयर लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए प्रदीप जी है टाटा स्टील, जरा देखिए क्या यहाँ पर लग रहा है। मनीषा जी का प्रश्न है और राहुल जी का सवाल है टाटा पावर पे, वो आप रचित जी आप देखिए। कह रहे हैं कि रचित जी का फेवरेट टाटा पावर, क्या करें? तो वो पहले जो है प्रदीप जी आप बताइए जरा, टाटा स्टील मेटल में क्या लग रहा है सर? और टाटा स्टील के साथ सेल भी देख लीजिएगा, कल यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। टाटा स्टील के साथ क्या सेल कैसा लग रहा है आपको, जरा देखिए जरा। देखिए विपुल जी, मुझे टाटा स्टील मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है, अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली जो एक बॉटम था, एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 155 के आसपास, उसके ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। ये ट्रेडिंग करने वाला काउंटर है नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है 168 169 पे एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही 169 क्रॉस करेगा उसके बाद आपको ऑल टाइम हाइज भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन ऐसा ये रिसेंटली होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुक भी आ सकता है, तो उसमें आपको 155 150 का एक भाव मिल सकता है। उस जोन पे आपको अगर नया लेना है, बाय करना है, उस जोन पे आपको एक बार जाना चाहिए।
और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी मुझे लगता है, देखिए अभी 127 के आसपास चल रहा है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है 130 के आसपास। तो जब तक 130 क्रॉस नहीं करेगा ना, उससे पहले यहाँ पे तो कुछ मोमेंटम नहीं आने वाला। और बिब्यूल जी, मैं रचित जी को सुन रहा था, रचित जी ने एक बात बोला कि एक कॉल दिया था, ट्रोल हो गया। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, सर लोगों का काम सर यही है, ट्रोल करना। आप अच्छा कॉल देते जाइए। हमने भी लास्ट ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से 27 28 कॉल दिया। कल तो मैंने विपुल जी को भेजा भी है पूरा हम्म। रिपोर्ट कार्ड, मतलब वहां पे विथ 80% के आसपास एक्यूरेसी भी है। तो लोग सर ऐसे ही बोलते रहेंगे और क्या करें। देखिए अभी कॉल दिया था 235 टारगेट था, तो 234 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता है, वही लोग बाद में आके बोलेंगे अरे 1 रुपया के लिए टारगेट नहीं आया, कैसा एनालिस्ट है। नहीं, ये तो होता है और बिल्कुल सही बात है कि रचित जी ने कल अपना पूरा जो है खाका रिपोर्ट कार्ड जो है भेजा है, उसको जो है पूरा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और कल परसों में अपने दर्शकों के सामने भी रखेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि दर्शक भी देखेंगे किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, इन सब के बीच में एक दो रिजल्ट जरा आए हैं, जरा उस पर भी नजर डालें। लेकिन उससे पहले रचित जी, जरा टाटा पावर क्या करना चाहिए सर फ्रेश एंट्री के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। सर देखिए, फ्रेश एंट्री अब इस पॉइंट पे मैं नहीं बोलूंगा। फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा लोअर लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम 360 355 की रेंज दे रहे थे, अब ये जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है 382 384 की रेंज में अगर आता है तो फ्रेश एंट्री करिएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि अब ये अपना एक आप मान लीजिए कि जो साइकिल है वो कंप्लीट करने ही वाला है। और आपको उसके पहले ये एक बार 424 440 के लेवल्स जाता हुआ दिखा सकता है, बट इट विल बी अ सडन मूवमेंट और वो इतना फेवरेबल नहीं होगा। अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे तो इस लेवल पे नहीं, अगर नीचे आ जाए उसके पहले तो आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। जिन्होंने होल्ड कर रखा है उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में और आप में पेशेंस नहीं है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर दीजिए। 424 के लिए वेट मत करिएगा, 408 रुपए आए आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप पेशेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं, 424 440 के टारगेट्स अभी इंटैक्ट हैं, आप उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बना के रखें। ठीक, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है और जरा इस बीच जरा एक दो फटाफट रिजल्ट लिख लेते हैं। अरविंदो फार्मा के रिजल्ट लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और अरविंदो फार्मा के जरा नतीजों पे किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। मुनाफा करीब ½ % के आसपास ही मात्र बढ़ा है, रेवेन्यू में करीब 10 साढ़े 10% 10.60% की बढ़त रही है, ये 8,382 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा की बात करें तो 7% से ज़्यादा का इजाफा, 1792 का लेवल, और मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 22.10% से घट करके 21.38% रहे हैं। आज अगर देखें पिरामल फार्मा के शेयर पर एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर अभी अगर देखें तो 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि खुला पॉजिटिव था, लेकिन अब इंट्राडे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसको ज़रा रिफ्रेश कर लीजिए, दबाव में है शेयर, तो ऊपरी स्तरों से हालांकि हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, ज़रा देखिए चार्ट्स पे कैसा लग रहा है पिरामल फार्मा नतीजों के बाद। पीरामल फार्मा या औरू फार्मा सर? और फार्मा सर, सॉरी और ओके, सो बेसिकली अभी देखिए 1197 1200 के आसपास चल रहा है। आज का डे हाई है 1207। आप देखेंगे कि आज जो लास्ट वीक का सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 1160 के आसपास है, और आज का भी डे लो है 1165 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर रिसेंटली अभी रिजल्ट भी आया है आज, आई थिंक मल्टीपल चैनल पे मैनेजमेंट भी अपना व्यू शेयर करेंगे, तो उनका क्या व्यू है एक बार देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट पे अभी 1160 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर 1160 के नीचे नहीं जाता है तो इस बीच आपको एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है 1215 और 1225 के आसपास। लेकिन जिनके पास है एज ए होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है 1225 1230 के आसपास। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1350 1360 भी आना चाहिए। ऐसा फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, जो रिजल्ट का एक अप डाउन रहता है वैसे ही सर चल रहा है। इंटरडे के लिए 1160 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक, चलिए, इस बीच ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है, और देखिए अब क्या क्या सवाल आते हैं। कह रहे हैं प्री विपुल जी, प्रदीप जी, रचित जी को प्रणाम। सर मैंने 6 ट्रेडिंग सेशन से सवाल नहीं भेजा है ताकि सभी मेंबर्स को मौका मिल सके। आज सवाल ये है कि आपने बालों में कौन सा तेल या फिर जेल लगाया विपुल जी, चमक रहे हैं। अब बताइए, मतलब जो है मैं मतलब अब इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए। सर कोई तेल और जेल नहीं है, पानी होता है, पानी जो है छिड़का गया है बालों पे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ताकि बाल सही रहे। लेकिन सवाल अद्भुत, और उसके पहले भूमिका देखिए आप,
6 ट्रेडिंग सेशन से कोई नहीं सवाल किया है, और अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलिए अब जरा जरा अभी रिजल्ट की बात कर रहे थे हम अरविंदो के, और मेरे बैक ऑफ द माइंड पिरामल चल रहा था, क्योंकि सवाल पिरामल पे काफ़ी ज़्यादा थे लोगों के, और वही जो है पिरामल फार्मा पे सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। कई सारे लोगों ने पूछा है अभी फार्मा पे क्या करना चाहिए। आज 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और अरविंदो के रिजल्ट पढ़ते हुए मैं पिरामल ही देख रहा था, तभी मैंने कहा कि अभी लाल निशान में है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी पिरामल पे, रचित सर? सर पिरामिड फार्मा को अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है, आई बिलीव बहुत हद तक इसने अपना डाउनसाइड डिस्काउंट कर दिया है। इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आप 200 रुपए के लेवल को देख सकते हैं। अभी 204 रुपए चल रहा है। और अगर हम अपसाइड की बात करें तो इन नियर टर्म बहुत कंफर्टेबली आपको 218 से 224 की रेंज देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हम पहले भी बोलते हैं कि टेक्निकल्स ये बोलते हैं कि जो भी न्यूज 5 मिनट पहले एक स्टॉक के लिए आती है वो प्राइस में 5 से 10 मिनट में डिस्काउंट हो जाती है। सो आई थिंक वट एवर वी हैव इन दी बैग हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। 200 रुपए, या अगर थोड़ा सा आप लीवरेज लेके चलना चाहें लुकिंग एट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, 198 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ 218 से 224 की रेंज के लिए ये पर्टिकुलर काउंटर ठीक लग रहा है। ये काउंटर ठीक लग रहा है। एक जरा सर बीएल पे जरा नज़र डालिए, हम लोग बात कर चुके हैं हालांकि शायद, लेकिन प्रदीप जी जरा आप भी जरा एक राय दीजिए, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं लोगों की, और लोग काफ़ी जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अभी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्या आप लेवल निकल गए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके 400 के आसपास पहुँच गया और एक तरफा रैली रही है। क्या अब फ्रेश बाइंग के लिए अभी भी मौके हैं यहाँ पर? विपुल जी, मुझे लगता है कि फ्रेश बाय 385 380 के आसपास नहीं करना चाहिए। देखिए चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बोला कुछ कुछ काउंटर ऐसा होता है कि वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है देखिए आपके शो में हमने 270 280 के आसपास रिकमेंड किया था, उसमें हमारा टारगेट था 380, वो तो अभी आ चुका है, लेकिन इसमें अभी फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है। एज पर द ब्रेकआउट मुझे लगता है, और एज पर द कंपनी फंडामेंटल्स जितना ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहा है, बहुत जल्दी आपको 450 460 आते हुए दिखेंगे नेक्स्ट, अगर आपका एक 6 से 8 महीने का व्यू है। लेकिन इस जोन पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, एक डिप चाहिए मुझे इंटायर डिफेंस काउंटर पे, और स्पेशली बीएल मुझे लगता है एक बार 360 350 अगर मिलता है उस जोन पे आप आके फ्रेश बाय कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आना है यहाँ पे। चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आ रही है। अगला जो है रिजल्ट जो है फटाफट निकल करके आते हैं, और आज की थीम का भी वक्त हो गया, उस पर भी जरा नज़र डालनी होगी। जरा नज़ारा टेक लेकर के आ जाइए। नज़ारा टेक पे जरा एक नज़र डालते हैं क्या रिजल्ट्स रहे हैं यहाँ पर। नज़ारा टेक पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2100% जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। 4 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। रेवेन्यू जो है 266 से बढ़ के 520 करोड़, एबिटा 3.5 करोड़ से बढ़ के 34.5 करोड़ रुपए। मार्जिन पे अगर हम देखें तो 1.31% से बढ़ करके 6.65% रहे हैं। सर जरा रचित सर जरा देखिए नज़ारा पे क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको, और अभी क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती है, 1282 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी क्या गुंजाइश लग रही है यहाँ पर नज़ारा टेक्नोलॉजी में? तो देखिए नजारा टेक वैसे अगर आप पूछेंगे ना तो वेरी फ्रैंकली जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप देखें ऑनलाइन गेमिंग का, और अब जिस तरीके से हम देखते हैं इतने बड़े बड़े एड्स भी दे रहे हैं फर्म्स और सब कुछ है, फ्यूचर अच्छा है। मगर अगर आपने एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे इसको लिया था लोअर लेवल्स पे, आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इसने अपना एक टॉप बना लिया है। और यहाँ पे आप ट्रेडिंग बैठ के अगर हिसाब से लेके चल रहे थे तो प्लीज प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि इसने आप देखें सर 8 मई को जो एक ब्रेकआउट देके सस्टेन करना कोशिश करी थी और 1080 1090 लेवल से, एक अच्छा रनअप है इस साइज की कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल होगा। मगर अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये चीज बोलूंगा कि आप इसके अगर 2-3 रिजल्ट्स और पेशेंटली देख सकते हैं तो 1480 से 1560 की भी एक रेंज है जो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ठीक, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं वाईटी झिनुक के नाम से हैं, कह रहे हैं सर आपकी चैनल से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। नमस्ते, बंगाल से बोल रहा हूँ झिनुक सरकार।
कह रहे हैं सर आज थोड़ा हेल्प करा दीजिए BML, GRSC एंड टाटा मोटर्स पे। सर ये तीनों शेयर आपके, मतलब आपको कहने की आवश्यकता नहीं, हम आपकी भावनाओं को अपने दर्शकों की समझ गए हैं। तो इन सब शेयरों पे दोनों एक्सपर्ट की राय है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोबारा देखिएगा, अगर आप लेट जुड़े हैं तो आपको सबके उत्तर मिल जाएंगे। इस बीच वैष्णवी जी कह रही हैं सर ट्रेंड शेयर ले सकते हैं क्या, 4 दिन से पूछ रही हूँ, सबके स्टॉक पे व्यू देते हैं, मेरे स्टॉक नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है मैम। तो ज़रा फटाफट 2 सवालों पे टिप्पणी, फिर आज की थीम पे चलते हैं। और आज की थीम बता दें, आज सर मानसून के ऊपर रखेंगे सर, मतलब मानसून में क्या कर सकते हैं अब जो है, तो कोई एक सेक्टर नहीं, आप पूरे मानसून को लेकर के कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए। प्रदीप जी आप जरा बताइए जरा इसके बारे में, और फिर एक सवाल जो है रचित जी से रहेगा, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी अभी ट्रेंड के ऊपर वैष्णवी जी के सवाल पे। देखिए अभी एक टॉप बनाया था रिसेंटली, टॉप बनाने के बाद लगातार अभी नीचे ही आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद सस्टेन नहीं किया। देखिए 5600 5650 के आसपास फिर से स्टॉक घूम गया। तो ओवरऑल वीकली चार्ट में तो नेगेटिव ट्रेंड है, कोई पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे है नहीं। तो मुझे लगता है फिर से एक बार नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। 5100 5150 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर से एक बार 5000 के नीचे भी उनको स्टॉक मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाय करने का कोई सलाह नहीं रहेगा, आप होल्ड करके रख सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन वहां पे आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 4850 रहेगा आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। अभी बहुत टाइम से ना स्टॉक नहीं चला है, तो अभी जो बॉटम बना है ये भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है एज पर द माई इंटरप्रिटेशन। तो मुझे लगता है जिनके पास एक बार होल्ड कीजिए, फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना तो बेटर रहेगा। ठीक। सर आपसे सवाल रहेगा सुजलॉन के लिए, हालांकि कई तरह के सवाल हैं। अनिल शर्मा जी का सवाल सामने दिख रहा है, वो तो कह रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होगा, वो तो छोड़ दीजिए आप, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो अभी बताना थोड़ा सा वो रहेगा। लेकिन ओवरऑल पिछली बार आपसे फ्राइडे को शो कर रहे थे, 62 का लेवल तोड़ दिया सर, अब क्या मान लें कि ब्रेकआउट आ गया है, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और प्रदीप जी ने तो कह रखा है कि नहीं यहाँ पे अब तब मानेंगे नहीं अभी कुछ खास जो है, लेकिन बहुत लोगों की टिप्पणियाँ वहाँ पर लगातार कल मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था सुजलॉन को लेकर के आ रही थी, तो मैंने कहा कि एक और ओपिनियन ले लिया जाए। फिर से 64 के ऊपर सर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इंट्राडे लो से रिकवर कर रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी सुजलॉन पे क्या करना चाहिए। सर ये उन चुनिंदा काउंटर्स में है जिसमें हम अपनी जब भी टेक्निकल ट्रेडिंग करके जाते हैं ना, अगले टाइम ही कुछ और ही हमारे सामने पेश कर देता है। जब पहले ब्रेकआउट दिया था तो हम बुलिश हो गए थे, फिर ये नीचे आ गया था। तो अब मैं भगवान से ये मनाऊंगा कि चार्ट देख के जो मुझे दिख रहा है वो लेवल कम से कम ये अचीव करता हुआ दिखा दे। सर अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि आपको एक बार ये 6980 से 70 का एक लेवल दिखा सकता है। मगर अगर वो आपको 29 तारीख के पहले दिखाता है तो एक वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा। इसके पीछे का कारण ये है 29 को एक्सपेक्टेड है इसकी अर्निंग्स, उसके पहले अगर आपको हायर लेवल्स मिल रहे हैं और आप अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 69 लेवल्स पे, मीडियम टर्म ट्रेडर है अगेन 40 to 50% बुक कर लीजिएगा, क्योंकि समहाउ आई बिलीव अगर रिजल्ट के पहले मूवमेंट आ रहा है, रिजल्ट के सरप्राइज के बाद आपको वापस से डाउन साइड पे अरेस्ट होता हुआ दिख सकता है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन के रिजल्ट्स इतने अच्छे आ जाएं कि ये और ऊपर का मूवमेंट दिखाए, इसीलिए मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को मैं ये बोल रहा हूं कि 40 to 50% ही करिएगा। और अगर वो ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलता है तो कोई बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं होगा, बट हाँ 74 तक का मूवमेंट आपको एक बार ये दिखा सकता है। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, तो यहाँ पर रखिए आप लोग निगाहें। हालांकि कई बार इसने जो है धोखा दिया है, एक ये और एक NHPC, ये मतलब वहाँ बॉर्डर में पहुँच करके पीछे लौट आते हैं। अब देखना ये है कि इस बार जो है बॉर्डर क्रॉस किया है, कितने अंदर तक जाते हैं। हालांकि 29 तारीख का जिक्र किया सर, हम लोगों की बात भी हो रही थी, बहुत सारे ज्योतिषों की तरफ से भी 29 तारीख के बारे में काफ़ी सारी प्रेडिक्शन की गई है। तो 29 तारीख, जी सर कुछ कह रहे हैं सर आप पहले। सर जैसे ही आपने बॉर्डर का वर्ड यूज किया ना, मुझे बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ गई कि ये स्टॉक ना पाकिस्तानियों की तरह बिहेव करते हैं, आते हैं धूम धड़ाका करते हैं और पीछे चले जाते हैं, तो हम लोग देखते रह जाते हैं कि कुछ तो करके जा भाई, मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, एक ब्रेकआउट तो और दे दे, नहीं देता है सर। सर ये 29 तारीख वाली आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं ना सर, हाँ वो मतलब पब्लिकली पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन निगाहें लगी हुई हैं सर, वो आपसे बात हुई थी, मेरी निगाहें लगी हुई हैं, मतलब जो है कि देखते हैं क्या होता है। चलिए खैर, इन सब के अलावा निगाहें लगी हुई हैं आज की थीम पर। आज की थीम हमने सुनी हुई है मॉनसून, जो कि 16 साल में, जी हाँ 16 साल में पहली बार समय से पहले आया है।
और महाराष्ट्र के अंदर तो खासतौर से मुंबई, पुणे, यहाँ पर ज़बरदस्त बरसात देखने को मिल रही है और काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर बरसात में होती है मुंबई वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें। लेकिन आज की थीम पे फोकस करते हैं, एक एक करके एक एक सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय इसके लिए हम 10-12 मिनट ही रखते हैं। सबसे पहले तो ज़रा बातचीत कर लेते हैं फर्टिलाइज़र, ये केमिकल और फर्टिलाइज़र शेयरों के ऊपर, क्योंकि काफ़ी असर पड़ता है। काफ़ी सारे शेयरों पे नज़र रैली आ भी चुकी है। सर ज़रा फटाफट आप लोगों के उत्तर चाहेंगे। सर, कोरोमंडल आरसीएफ जैसे शेयरों में या एनएफएल में, रचित जी आपको क्या अच्छा लग रहा है? इनमें कोई अपॉर्चुनिटी अभी है या रैली आ चुकी है? आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, पहली कंपनी। सर देखिए, कोरोमंडल की अगर हम बात करेंगे ना, तो कोरोमंडल में अभी थोड़ा सा अपसाइड आपको और देखने को मिल सकता है, और बीटा मूवमेंट इसका आरसीएफ और अदर से थोड़ा सा बेटर रहता है। तो मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा कि डोंट जंप द गन हियर इटसेल्फ, क्योंकि अपने रीसेंट हाइस के ना बहुत पास है। थोड़ा सा जो मार्केट में हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसके चलते आपको ये 2220 से 2240 या 60 तक के रेंज में मिलता है, तो एक बार आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड लुकिंग एट द मूवमेंट, बहुत कंफर्टेबली आपको ये एक बार 2680 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक। अच्छा सर, ये टिप्पणी प्रदीप जी से भी ले लें, उसके बाद थोड़ा सा ये भी देखिएगा, तब तक मैं प्रदीप जी से टिप्पणी ले रहा हूँ कि फर्टिलाइज़र में बेस्ट ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी के लिहाज से? आरसीएफ है, एनएफएल है, क्या है? प्रदीप, आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी अगर हम एक नज़र डालें, अगर कोरोमंडल पे बात हो गई, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें आरसीएफ की, ये चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? जरा इस पर जरा टिप्पणी देंगे आप अपनी। देखिए सर, आरसीएफ आप देखेंगे वीकली चार्ट पे एक बॉटम लिया, बॉटम लेने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है अभी 154 के आसपास जो चल रहा है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है 175 180 के आसपास है। सो 180 से पहले तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है ही नहीं। तो जिनके पास है, बने रहने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय इस जोन पे अभी नहीं करना है। अगर कभी भी एक डिप आपको मिलता है 140 के आसपास, तो उस जोन पे आपको लेना है। अभी फ्रेश बाय की सलाह नहीं है ना? नहीं सर, अभी फ्रेश बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार लास्ट 2-3 हफ्ते से चल चुका है। ठीक। तो एक डिप के लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है। रचित सर, आपको इस थीम में कुछ अच्छा लग रहा है फर्टिलाइज़र थीम में? और दूसरा एक शेयर आप जरा निकालिएगा, कावेरी सीड, ये भी फर्टिलाइज़र, माफ कीजिएगा, मानसून से काफ़ी प्रभावित होने वाला सेक्टर है। अभी इसने जो है, इसका इंट्राडे हाई 1503 1504 का है, 52 वीक हाई ज़्यादा दूर नहीं है। क्या आपकी उम्मीदें हैं इस शेयर से, और फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई है क्या? सर देखिए, आपने अभी प्रदीप भाई के पास जाने से पहले मुझे हाँ, फर्टिलाइजर, बिल्कुल। फर्टिलाइजर, उसमें सर देखिए, जो बेस्ट मेरे को समझ में आ रहा था कोरोमंडल, उसमें तो हमारी कमेंट्री हो ही गई है। सर एक और स्टॉक है, और उस स्टॉक को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है सर चंबल फर्टिलाइजर। इट हैज अंडर परफॉर्म फॉर लॉन्ग, मतलब आप देखिए जिस तरीके से 750 ऑड लेवल से करेक्ट करता हुआ नीचे आया था। अब मैं समझता हूं आप इसको अगर करंट लेवल्स पे फोकस करते हैं, यहां पे कहीं ना कहीं अब इसका करेक्शन जो है आपको अरेस्ट होते हुए दिख सकता है। 586 लेवल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बॉटम अपना 555 या 560 के आसपास बनाता हुआ दिखेगा। इसमें मैं एक और चीज सर ऐड कर देता हूं, क्यों ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं। एक तो फंडामेंटल्स जब हम देखते हैं, डिविडेंड यील्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। मतलब आप ये देखिए, बाकी जो कंपनीज हैं, चाहे आपकी नेशनल फर्टिलाइजर है, जीएसएफसी है, ये 6% पारादीप फॉस्फेट 13%, सर ये 28% पे है। इट इज इवन बेटर देन कोरमंडल इंटरनेशनल विच इज एट 24%। तो फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, रीसेंट करेक्शंस भी अच्छा लग रहा है, और अब 555 या 560 की रेंज में अगर आपको ये बाय करने का मौका देता है, आप इसमें पोजीशन तब बना लीजिएगा। अगर ट्रेडिंग बेट की तरह से लेंगे तो 630 रुपए पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकेंगे तो 690 रुपए तक आपको फिर अपसाइड ये दिखा सके। चलिए, तो ये बात जो है फर्टिलाइज़र पे लेकर के निकल करके आ रही है। तो फर्टिलाइज़र पैक से थोड़ा आगे निकलते हैं, आगे चल करके हम लोग बात करेंगे कभी किसी और दिन या फिर दोपहर में, लेकिन अभी के लिए समय की कमी को ध्यान में रखते हुए फटाफट एक एक सेक्टर को पकड़ना होगा। और अगला सेक्टर फटाफट लेकर के आते हैं, वो है जो है मानसून से प्रभावित होने वाला, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ रहती हैं। एमएनएम पे जरा प्रदीप जी अपनी टिप्पणी दीजिए, कैसा लग रहा है, और कहाँ पर आपको यहाँ पर कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी की गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या?
देखिए, ऑटो के अंदर मुझे मारुति एक्चुअल में अच्छा लगता है। बजाज ऑटो एंड मारुति दोनों ही मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मारुति और बजाज ऑटो देखेंगे, स्पेशली मारुति देखिए 12,330 के आसपास अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आपको अभी तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं है, ब्रेकआउट नहीं है, अभी इंस्टेंट नहीं चलेंगे। अगर कभी भी आपको 11,800 11,700 का भाव मिलता है, उस जोन पे आपको ऐड करना चाहिए। बजाज ऑटो का भी मुझे अच्छा लगता है। बजाज ऑटो का जो आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर का जो ऑलमोस्ट रिजल्ट है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया था। 8,965 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 8,600 8,700 के आसपास, ये सस्टेन अगर करता है, इस केस में बहुत जल्दी आपको एक बार 9,500 10,000 का भी भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। सो ऑलमोस्ट एंटायर बजाज ऑटो को अगर आप देखेंगे कि जो टॉप बनाया था, टॉप से नियर अबाउट 41% नीचे आ गया था। तो 41% से अभी भी नियर अबाउट 27% ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे कोई ट्रेड करने का ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको बनाना है। सो मारुति सुजुकी एंड बजाज ऑटो दोनों मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। आप इसको थोड़ा अगर 6 से 8 महीने का व्यू है लेके चल सकते हो। चलिए, 6-8 महीने के लिए मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो, ये दो चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बजाज ऑटो इस समय 4.5% की बढ़त के साथ, मारुति में दबाव देखने को मिल रहा है। चलते हैं सीधे अब हमारे अगले विशेष मेहमान रचित जी के पास। रचित जी, आपसे सवाल, एक तो टाटा मोटर्स तो है ही है, उसके अलावा आपको आपका पसंदीदा स्टॉक इस समय जो है ऑटो सेक्टर के अंदर कौन सा रहेगा? सर गुलाब जामुन देंगे ना तो एक मत दिया करिए, 2-3 तो दिया करिए, कम से कम बहुत इसीलिए। पसंद है मुझे। और सेम होता है सर ऑटो सेक्टर में, आप मेरे से एक स्टॉक मत बोलिए। ओ। मेरे साथ थोड़ी सी लंबी लिस्ट हो जाती है, हाँ अब हाँ। मैं उसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेता हूँ। एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ऑटो सेक्टर इस टाइम पे जब हम देख रहे हैं मानसून मानसून रूरल डिमांड हम इंप्रूव होती हुई देखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प आप देखें करंटली अच्छा पॉइज्ड दिख रहा है मुझे, और यहां से आप एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसको और 5,000 और 5,160 5,000 और 5,160 रुपए तक का मूवमेंट आपको हीरो मोटोकॉर्प करता हुआ दिखा सकता है। मगर इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है 4338 पे अभी ये चल रहा है, जितनी भी आप पोजीशन लेने जा रहे हैं उसका करीबन 60% लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो दे चुका है, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी को हम दरकिनार नहीं कर सकते। रिमेनिंग 40% हम लेंगे। अगर ये कूल ऑफ करके आपको 4,000 के लेवल पे मिलता है तो, अदरवाइज उस 60% के साथ ट्रेड करिएगा। उसके साथ साथ एक और कंपनी आ जाती है सर, ट्रैक्टर एस्कॉर्ट कुबोटा। उस पे अगर आप नजर डालेंगे, ये भी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड लग रहा है। थोड़ा सा आपको 3,600 रुपए पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और वो बहुत ज्यादा एक गेम चेंजर नहीं बनेगा। 3470 पे अच्छा लग रहा है। 3880 तक का लेवल्स आपको एक मैं पूरा सर मानसून सीजन का आपको ये लेवल हाँ दे हाँ, रहा हूं, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल जी। उस टाइम आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप एक और काउंटर देख सकते हैं सर, अशोक लीलैंड। और अशोक लीलैंड में भी आपने देखा रिजल्ट के नंबर बोनस सब पे रिएक्शन आ गया है, और कहीं ना कहीं 236 238 जो ये लेवल चल रहा है ये अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 258 से 264 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। और आखिरी में एक मेरा पर्सनल फेवरेट, और इसके लिए मैं ये भी डिस्क्लेमर दे सकता हूं कि इसके प्रोडक्ट्स भी मेरे पास हैं, बहुत दिनों से नहीं चला है, नाम है आइशर मोटर्स। सर यहाँ पे अट्रैक्टिवली पॉइज्ड लग रहा है। इसमें भी स्प्लिट बाइंग आपको मैं सजेस्ट करूंगा। यहां पे आपको करनी है 60%, और रिमेनिंग 40% हम मेंटेन करेंगे 5238 के लिए। जहां तक हम टारगेट्स की बात करते हैं, बहुत नियर टर्म टारगेट आपको 5820 रुपए का देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपको 6160 रुपए तक का भी लेवल। बट ये हो सकता है 6160 आने के लिए इसको 2 से 3 क्वार्टर लग जाए। तो इसकी क्या प्रोडक्ट आपने, क्या बुलेट ले रखी है सर आपने? सर दो है मेरे पास। वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। चलिए तो सर ऐसे थोड़ा उठाई का दिखता हूँ हरकत। अरे नहीं, अरे क्या बात कर दी आपने। नहीं, पर्सनालिटी लगती है बुलेट वाली आपकी, ऐसी क्या मतलब, बहुत जबरदस्त सर, बहुत शानदार। सर आपको इस पे एक ब्रीफ देना चाहूंगा, सारी ऐप है, बुलेट भी है, थार भी है, केटीएम भी है, हिमालयन भी है, सारे वाह, ऐप है। बहुत शानदार सर। ये है मतलब शौक बड़ी चीज़ है सर, ये तो मामला है,
नहीं खैर होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात सर। तो चलिए अब तक जो है ऑटो में क्या क्या आ गया, मारुति आ गया, बजाज ऑटो आ गया, हीरो मोटोकॉर्प आ गया, स्कॉट्स आ गया, अशोक लेलैंड आ गया, आशियान मोटर्स आ गए। तो कम से कम 4-5 शेयर जो है हो गए यहाँ पर जो है ऑटो को लेकर के। तो ऑटो छोड़ा जाए या फिर ऑटो इन सैलरी में प्रदीप जी कुछ है क्या आपके पास, कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे या फिर आगे बढ़े नहीं सेक्टर सर, पे? ऑलरेडी रचित सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक, जो मेरा दिल में था ऑलरेडी डिस्कस कर वाह, दिया है, तो हाँ, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चलिए है। फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसमें कि मानसून का सीधा सीधा असर होता है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। और कल ही हमने देखा मानसून की खबर आते ही डाबर जो है में मोमेंटम आता हुआ दिखाई देने लगा था। प्रदीप जी जरा डाबर देखिए, आज आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। पोजीशन होनी चाहिए इस मानसून के इर्द गिर्द यहाँ पर इन शेयरों में? देखिए सर, डाबर थोड़ा धीरे चलता है, बहुत तो इजीली चलता नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि ऑलमोस्ट लगातार जो नीचे आ रहा था उसके बाद थोड़ा यहाँ पे अभी बॉटम बनाया। अब एक जो फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ था ना 490 के आसपास, सो 490 के आस उसके 490 के आसपास एक ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद अभी 450 460 से घूम चुका है स्टॉक। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पोजीशन अच्छा हो सकता है अगर आपका व्यू नेक्स्ट 2 से 3 साल है, क्योंकि बहुत अच्छा वैल्यूएशन, बहुत अच्छा फेयर वैल्यूएशन के साथ अभी मिल रहा है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा, फ्रेश बाई भी आप यहाँ पे करके जा सकते हो। सेकंड, ब्रिटानिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रिटानिया फंडामेंटली भी देखेंगे, ब्रिटानिया का चार्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। तो ब्रिटानिया एक काउंटर है, लगातार इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है बहुत टाइम से। अब फंडामेंटल भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1,33,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 2,170 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने अपना नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था, प्रोमोटर के पास 50% का स्टेक है। और मुझे लगता है चार्ट में भी अगर हम देखते हैं कि जो एक फ्रेश बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट नियर अबाउट 4,600 4,700 के आसपास, उसके बाद लगातार अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन एक डीप चाहिए मुझे। यहाँ पे 5,520 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कभी भी अगर 5,300 5,200 मिलता है उस टाइम पे आप लेके जा सकते हो ब्रिटानिया को। चलिए ठीक, चलिए तो यहाँ पर नज़र रखें जो है एफएमसीजी के अंदर। एफएमसीजी में आपकी निगाहें कहाँ होंगी सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एफएमसीजी पे? सर मैं ढूंढ ही रहा था और जो मैंने प्रदीप भाई के साथ किया ऑटो में वो कर गए मेरे साथ एफएमसीजी में। ये हुई थी। अब सर क्या है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं और बाहर निकल जाता हूँ। सर टाटा कंज्यूमर पे नजर रख सकते हैं। और टाटा कंज्यूमर में आप देखें, इसके पीछे एफएमसीजी फैक्टर है ही है। जो कॉफी में हम एक प्राइस राइज कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, और अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में भी एक रिविजन आ सकता है। तो कॉफी और टी का एक अच्छा एडवांटेज प्ले आपको देखने को मिल सकता है। इसमें बस एक ही चीज देखनी होगी कि इसका डिविडेंड है ₹8.25 का, जो कि 29 तारीख को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। करंट लेवल्स पे 1120 1116 यहाँ पे आप पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हैं। और बहुत पास में ही इसका एक डाउनसाइड अरेस्ट पॉइंट बन जी, रहा है 1,000। स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं, एक क्वार्टर्स टाइम के लिए अगर आप इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे खरीदिए 1,070 पे खरीदिए। और उसके बाद अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो पहला लेवल निकल के आएगा 1,280 का, दूसरा लेवल निकल कर आएगा 1,360 रुपए। चलिए ठीक, यहाँ पे निगाहें रखिए। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे हैं शायद? सर एक स्टॉक पे ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। जी, अभी 1,234 1,235 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश आपको करंट सीएमपी के साथ बाय करना चाहिए। पहला टारगेट होगा 1255 एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 1275 रहेगा मेरा फाइनल टारगेट। एंड यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1210 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और आपको यहाँ पे 1275 टारगेट के लिए बाय करके चलना है करंट सीएमपी के साथ। 1275 का टारगेट, यानी 40 रुपए ऊपर 1,235 चल रहा है, 8% ऊपर 1,235 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। और यहाँ पर अब 1,238 का लेवल देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1,210 का, 1,210 के स्टॉप लॉस के साथ 1,275 का टारगेट। ये जो है अगले 1 से 2 दिन टारगेट है सर, ये या 3-4 दिन? हाँ, 1 से 2 दिन में सर 1 से 2 दिन के लिए आप यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस में पोजीशन बना सकते हैं। 1,275 का टारगेट, 1,210 का स्टॉप लॉस, 1,238 पे अपडेट करता हुआ। चलिए तो ये रहा यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर निकल करके आती हुई, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस बीच चलते हैं सीधे रचित जी के पास। रचित जी, ऑलमोस्ट जो है हमारी
थीम तो काफ़ी लंबी होनी चाहिए मानसून को, लेकिन अभी ब्रोकर बोले का टाइम भी हो गया है। एक लाइन में जाना चाहेंगे, एक सेक्टर जो छूट गया है, जैसे ये जो IRB इंफ्रा, शक्ति पंप, ये सिंचाई वाली कंपनियां, इनमें कोई अगर आपके दिमाग में हो पहले से, लेवल्स अगर देखने का अभी समय ज़्यादा नहीं है, तो कुछ ऐसी हैं कंपनियां जो आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे ये नाम छूट गया, अगर मानसून की बात हो रही है तो एक नाम दो नाम किसी भी सेक्टर से? सर, जो आपका सवाल था उसी में आपका जवाब भी था। शक्ति पंप्स, मैं इसको एंड में लेकर आने की सोच ही रहा था। और जिस तरीके से पॉइज्ड है, ये अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है। यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है 874 लेवल्स पे। मगर इसमें भी हम आपको बोलेंगे स्टैगर्ड बाइंग रखिएगा 874 पे, फिर 820 लेवल्स पे जहां पे इसका डाउन साइड अरेस्ट हो रहा है, वहां पे आप और बाइंग कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेते हैं तो 990 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो 1100 रुपए तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, प्रदीप सर, आपकी कोई लास्ट कमेंट इस पर, इस थीम पर? शक्ति कमेंट्स में यही देख रहा था, स्काई चार्ट देख रहा था, तो मुझे लगता है एक बार अगर आपको बाय करना है 840 830 के आसपास अगर कभी भी मिलता है, तो मैं रचित सर के साथ जाना चाहूंगा। एक बार अच्छा काउंटर है, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही, तो आपको होल्ड करके जाना है। नेक्स्ट आपको व्यू बनाना है 1 से 2 साल का मिनिमम। चलिए, तो ये जो है इस थीम को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब हमारे अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। चलिए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए कि आज की पहली कंपनी कौन सी है, कहाँ पर ब्रोकर्स की नज़रें इस समय निगाहें लगी हुई हैं? बिल्कुल, तो आज जो स्टॉक्स हैं वो सारे छोटे छोटे हैं। फाइनेंस फ्यूजन की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर, स्क्रीन पर हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने फ्यूजन फाइनेंस CLSA की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 155 रुपये का टारगेट दिया है। अब इन्होंने फ्यूजन फाइनेंस को लेकर कई चीज़ें यहाँ पर कही हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर और जो टारगेट है काफ़ी डाउनफॉल का इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि कंपनी की तरफ से, यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे जो है अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है ग्रोथ को लेकर, अगर साल के हिसाब से देखा जाए, और वो जो क्लैरिटी है वो FY26 के Q1 के बाद दी जाएगी। ये एक उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमें देखनी होगी यहाँ पर। इसके अलावा नेट स्लीपेज रेशियो जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में देखें नेट स्लीपेज बढ़ता हुआ दिखा है और 13 से 14% तक पहुँचता हुआ यहाँ पर दिखा है। इसके अलावा इन्होंने कंपैरिजन भी किया क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस के साथ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पे इसमें जो स्थिति है वो और डेटोरेट होती हुई दिख रही है, यहाँ पे स्लीपेज के मामले में और ख़राब होती हुई दिख रही है। इसके अलावा राइट ऑफ जो कर्ज सरकारी बट्टे में डाला जाता है, तो राइट ऑफ के नंबर्स भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज़ ये ज़रूर कही है कि मैनेजमेंट का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि जो डिसबर्सल ट्रेंड है वो जो Q4 में रहा है वो स्थिति Q1 में भी देखने को मिलेगी। FY26 के इसमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक, चलिए, तो आज की पहली कंपनी यहाँ पर निकल करके आई है फ्यूजन फाइनेंस, और यहाँ पर नीचे के टारगेट निकल करके आते हुए CLSA की रिपोर्ट है। रजित सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी फ्यूजन फाइनेंस, अगर आपने ट्रैक किया हो तो? सर, बिल्कुल दूरी बना के रखने का है। लोअर लेवल्स पे भी अभी बिल्कुल खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे। प्रमोटर्स भी अपना स्टेक लिक्विडेट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी माइनस में जा रही है किसी कंपनी की। मतलब आप देखें, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी नेगेटिव है। ऐसे काउंटर से बिल्कुल दूरी बनाए रखें, कुछ नहीं करना है। डाउन साइड भी आता है तो भी नहीं करना। चलिए, ठीक है, ये रहा फ्यूजन पे दूरी बना करके चलनी है। CLSA की रिपोर्ट से काफ़ी हद तक सहमत रचित जी भी हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। जी, अगली कंपनी है AB फैशन की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट आई है यहाँ पे AB फैशन के ऊपर, खरीदारी की सलाह दी और 100 रुपये का लक्ष्य दिया है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बेसिकली कहा कि Q4 के नंबर जो है वो डिसेंट रहे और कई ऐसे ट्रिगर्स रहे जो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाते हैं यहाँ पर। इनका सबसे पहले कहना है कि पैंटलून्स के जो यहाँ पे जो इनका पैंटलून्स है उसका जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे रहे सेगमेंट की, अगर हम लोग बात करें। इसके अलावा इनका एक और ब्रांड है टुमारो, उसमें जो लॉसेस हैं वो कॉम्पैक्ट होते दिख रहे हैं, बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, कम होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे साफ तौर पे। और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भी, क्वार्टर्स में भी ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख सकती है। एथनिक की बात कर लें या लाइफस्टाइल से जुड़े जो भी ब्रांड्स हैं इनके, वहाँ पर अगर आप जो पैरामीटर हमने अपने व्यूअर्स को कई बार बताया है यहाँ पे कि यहाँ पर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाला जो पैरामीटर होता है उसके हिसाब से भी एक अच्छी ग्रोथ बनती हुई दिख रही है। नेट कैश जो है कंपनी के पास ठीक ठाक है और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है जेफरीज के जरिए। चलिए, 12 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी राय क्या होगी? आदित्य बिरला फैशन इधर काफ़ी चर्चाओं में रहा है, बहुत लोगों की क्वेरीज भी आ रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
सर फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी है नहीं। लास्ट ईयर का भी आप प्रॉफिट देखिए, ऑलमोस्ट 450 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया था कंपनी ने। और यहाँ पर मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, 10,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे, वो भी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है। और प्रोमोटर ने भी अपना जो लास्ट क्वार्टर का जो स्टेक है वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.6% के आसपास जो अपना होल्डिंग है वो घटा दिया है। सो मुझे लगता है कंपनी का वर्किंग कैपिटल अभी इंक्रीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत टाइम से 92-95 का एक लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और अभी एक सपोर्ट है 80 के आसपास, 82 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाई करना मतलब पैसा तो आपका नहीं बनेगा अल्टीमेट। और अगर किसी को रहना है तो आप रह सकते हो, लेकिन विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 83। अगर कभी भी 83 ब्रेक करता है आपको इस काउंटर पे नहीं रहना है, फ्रेश बाई नहीं करना है। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अपना फ्रेश बाई नहीं करने की सलाह है। जेफरीज कह रहा है खरीदे, और प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं अभी फ्रेश बाई मत करिए, इतना आकर्षक भी नहीं लग रहा है। तीसरी कंपनी जरा बात कर लेते हैं जी। बताइए हर्ष। तीसरी सरकारी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन की हम लोग बात कर रहे थे। आईसीआईसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी और 123 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कि Q4 के जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अभी कंपनी ने हाल ही में आइनर रिन्यूएबल्स के साथ जॉइंट वेंचर किया है, वो इनको पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी की अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो 4 गीगावाट से बढ़ती हुई यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा अभी हाल ही में कंपनी के पास 1.7 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट मिला था, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसको रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। मार्च 2025 तक यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 21 गीगावाट की क्षमता यहाँ पर हो गई है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ती हुई कैपेसिटी और देखने को मिलेगी। साथ ही नए प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे हैं, पाइपलाइन में कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूशन के स्पेस में एक चिंता जताई गई है। साफ तौर पर ट्रांसमिशन की लेकर बात की गई है कि जिसमें देरी देखने को मिली है। जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए हैं वो FY26 में पूरे होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। तो ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट को लेकर। चलिए, एनटीपीसी ग्रीन एक और ऐसा शेयर जहां पर काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। सर क्या सलाह रहेगी आपकी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? रचित जी, 123 का टारगेट यहां पर दिया जा रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, आप कितने सहमत हैं? सर देखिए, मैं यही चीज बोलूंगा कि 123 का आप जो टारगेट बोल रहे हैं ना, वो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही है। मतलब बहुत कंफर्टेबली आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। और मैं तो 123 पे नहीं रुकना चाहूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको मीडियम टर्म टाइम होराइजन के लिए भी लेके चलते हैं, मतलब 2 से 3 क्वार्टर भी अगर आप इसमें इंतजार कर सकते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली आपको 145 से 150 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, ये थोड़ी सी राहत लोगों को मिली होगी कि 145-50 तक आ जाएगा हमारा शेयर 2-3 क्वार्टर के अंदर। तो निगाहें बना करके रखिए, बिल्कुल जो है यहाँ पर 112-13 के आसपास चल रहा है, और 123 का जो टारगेट दिया गया उससे काफ़ी ऊपर के टारगेट हमारे प्रदीप जी के, अब हमारे रचित जी की तरफ से निकल के आ रहे हैं। ये राय यहाँ पर। अगले ये कंपनी के लिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। आखिरी कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी, 275 रुपये के टारगेट दिए गए। अब इनका कहना है कि जो यहाँ पे नतीजे रहे वो उम्मीद से बेहतर रहे। यहाँ पे मार्जिन की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिली है। और साथ इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर आप एग्रीकल्चर की बात करें, रूरल की बात करें, यहाँ पे साफ तौर पर वहाँ पे जो है इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से भी लगातार हाउसिंग में पुश मिल रहा है, वो फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही एग्रीकल्चर से जुड़ा जो इनका सेगमेंट है वहाँ पे पाइप से जुड़ा हुआ, तो वो उसमें भी एक अच्छी डिमांड जनरेट होती हुई दिख रही है। तो इनको ये लगता है कि यहाँ पर जो स्टॉक है अभी सस्ते वैल्यूएशन पे है। और उनका कहना है कि जो पी है अगर FY26 के एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो ये 23x पर ट्रेड कर रहा है। तो इनका ये मानना है कि जो डिस्काउंट है, अगर आप पीरियड्स के मुकाबले की बात करें तो ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में खरीदारी की सलाह दी है, और ये जो है 275 के टारगेट दिए गए हैं। चलिए, 275 के टारगेट निकल के आ रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। आज ऐसा लग रहा है कि हर्ष जब कंपनियां चुन रहे थे तो उन्होंने देख लिया किस पे सवाल ज़्यादा है। एक अगर फ्यूजन फाइनेंस को छोड़ दीजिए ना, इन तीनों पे आज काफ़ी सारे सवाल थे। एनटीपीसी ग्रीन हो, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज छोड़ना पड़ा, डिस्कशन में हमारे नहीं आ पाया, एबी फैशन नहीं आ पाया, लेकिन ये तीनों पे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। तो इसी माध्यम से तमाम दर्शकों के उत्तर भी मिल गए। सर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है आपको? क्या टिप्पणी रहेगी करंट लेवल पे? प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, अभी 216-17 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिनका होल्डिंग है आप बने रहिए। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है चार्ट में 238-240 के आसपास, तो अगर 240 के आसपास जाता है एक बार, उसके बाद सस्टेन करता है तो फिर से आपको एक बार 260-270 के भाव मिलेंगे। लेकिन एट्रैक्टिव यहाँ पर भी फंडामेंटल उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फंडामेंटल के साथ। लेकिन 2
दो से तीन चीज जो अच्छा है कि कंपनी के पास डेट नहीं है, डेट कुछ नहीं है। कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड भी बहुत बढ़िया दिया था, ऑलमोस्ट 33% के आसपास, और जितना डेट था वो भी रिड्यूस अभी हो चुका है। सेल ज्यादा अच्छा नहीं आता है फंडामेंटली, तो इसलिए थोड़ा धीरे चलता है कंपनी। और देखिए, एक तो मतलब क्या है ना, कंपनी का मेन है सेल्स, तो सेल्स इतना तगड़ा नहीं है। चार्ट में ठीक ठाक है, बेस बना दिया है, अभी ऊपर आज आ भी जाएगा 250 270। दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील फॉर फिनोलेक्स इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 190। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब अब होल्ड कीजिए 2 से 4 साल रखिए, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं। कभी भी अगर 270 280 आता है तो आपको एग्जिट भी करना है। चलिए, तो ये राय फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे निकल करके आती हुई। तो सभी शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत कर ली, चारों पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ कह रहे हैं रचित जी, जरा उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी रचित जी। सर देखिए, आपके शो को लगता है मार्केट भी सुन रहा है, और शो के स्टार्टिंग में ही हमने ये बात कही थी कि ये वॉलेटाइल भी है, ये रेंज बाउंड भी है, ये अच्छा भी है, ये गंदा भी है। मार्केट लोअर लेवल से आपके शो के दौरान ही रिकवरी भी दिखाना चालू कर दिया है, करीबन 123 पॉइंट की रिकवरी दिखा के बैठा हुआ है। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके बालों को ही नहीं, आपके शो को भी लोग देखते हैं। ये बालों का सफर तो आपने शुरू किया सर, ये बाल सर हटा। मैं क्या करूं, अब आपके बालों पे कमेंट आता है, मेरे अंदर से ना जलन मस्ती की आ ही नहीं रहे मेरे वापस। अब मैं क्या करूं ये बालों का सफर, शानदार रिकवरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो है थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये जो आप लोगों की टिप्पणियां है ना, ये मतलब बाजार सुनता रहता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है 24,845 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं, क्लोजिंग तक जो है अगर एक बार फिर से हम 25,000 के आसपास तक आते हुए दिखाई दें, निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, तो अब आप दोनों से डिस्क्लोजर जानना चाहेंगे यहाँ पर, और अब कमोडिटी बाजार पे अपडेट जाने का वक्त हो गया है। तो प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, जो भी स्टॉक में मैंने ड्यूरिंग द सेशन बात किया है, कोई भी स्टॉक मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कुछ स्टॉक ऑलरेडी हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, और ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, एंड रजित जी एंड पूरे टीम को। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रचित जी, आपका डिस्क्लोजर क्या रहेगा इस पे? पहले ममराज जी कह रहे हैं आप तीनों महानुभाव से बात सुनते हैं, बात रखते हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं? दिल के टुकड़े हो रहे हैं शेयर को लेकर के, 1 साल से डर के मारे मैंने बेच दिया है, अब नए लेकर के लुटते जा रहे हैं, शेयर मार्केट को छोड़कर सोच रहे हैं 1 साल बैठ जाए। ये कौन से शेयर ले रहे हैं जो कि आपके दिल टूट रहे हैं और बिखर रहे हैं? या इतने भाई बाजार भले ही रेंज में फंसा, शेयर तो चल ही रहे हैं जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, टारगेट भी अचीव हो रहे हैं। रचित जी, प्रदीप जी इतने अच्छे अच्छे शेयर बता रहे हैं। तो चलिए, आप अपना प्रश्न भेज दीजिएगा, उस पर टिप्पणी कर लेंगे। रचित जी, इस पर आपकी कोई टिप्पणी और डिस्क्लोजर? सर देखिए, दिल टूटने की बातें तो क्या है, हम दोपहर को 1 बजे वाले शो में थोड़ा लंबी कर लेंगे। अभी प्रदीप सर को भी आप एक बार वो करिए, वो बोलेंगे, वरना मैं अगली बार ये रचित खंडेलवाल जब आएगा मैं साथ में शो नहीं करने वाला हूँ, बहुत टाइम खराब होता है। तो नहीं रजित सर, आप मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, आप डेली आइए, और विपुल जी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा रजित सर को लेके आइए। नहीं, ये मेरे पास रिक्वेस्ट सर बहुत लोगों की आ रही है कि रचित जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए आप। तो अब मैं रचित जी को, अब आज कार्यक्रम खत्म हो जाए फिर इनसे निवेदन करते हैं कि हालांकि व्यस्त रहते हैं, अगर थोड़ा समय बढ़ाइए सर, और जो है हम लोग बैठ करके और ज़्यादा जो है एनालिसिस कर सकें। तो आप इस पर मंथन कीजिए कि ताकि और ज़्यादा जो है आप समय दे सकें अगर तो। जी सर, डिस्क्लोजर। सर डिस्क्लोजर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस हुए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन बिल्कुल हो सकती है। इसके साथ साथ investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on the channel. ये जो आपके अंदर का आखिरी में शंकर महादेवन जागता है, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, प्रदीप जी, रचित जी, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि कमोडिटी बाजार की हलचल काफ़ी कुछ कह रही है, और आज हम एग्री कमोडिटीज में बात करेंगे मसालों की। लेकिन उससे पहले जो हमारे दर्शक बहुत सारे सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उनसे बता दें कि आपके प्रश्नों के उत्तर देने
देने का सही समय जो है, और ममराज जी आपके प्रश्न का भी उत्तर दे देंगे। आप अपने कहाँ पे शिकायत है वो प्रश्न भेज दीजिएगा, वो जो बताएं उत्तर देंगे हम दोपहर 1 बजे। और आज हमारे साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जुड़ेंगे आस्था जैन जी। तो आस्था जैन जी से पूछने के लिए अपने सवाल 9354027995 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, उठाइए मोबाइल और भेज दीजिए हमें अपना सवाल। कौन सा शेयर ले रहे हैं, किस भाव पर ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, क्या नज़रिया है आपका, तमाम डिटेल भेजेंगे। उतनी डिटेल के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर आपको हम यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। तो अपने प्रश्न आप लगातार भेजते रहिए। और अब जरा रुख कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है एग्री मीटर। तो आज के एग्री मीटर में हम बात करेंगे मसालों को लेकर के, और हम मसालों से जुड़ा एक अपडेट लेकर के, महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। मसालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। और अंकित सर, पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी एक्सपोर्ट मांग कमज़ोर देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार हल्दी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। हल्दी की जो आवक है उसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है आपको हल्दी को लेकर के, प्राइसेस को? जी हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के दाम में कल हमने देखा था करीब 1.72% की गिरावट के साथ में 13,812 के आसपास बंद हुआ था, और आज भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह जैसा कि आपने बताया कि अराइवल का करीब करीब अगर देखा जाए तो डबल हो चुका है, 57,500 क्विंटल के आसपास हो चुका है, और एक्सपोर्ट डिमांड का जो देखा जाए वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर होते हुए दिख रही है। लेकिन नीचे गिरावट थोड़ी सी लिमिटेड रह सकती है क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम है और क्वालिटी का इश्यू कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है नांदेड़ की तरफ से, तो इसका कारण थोड़ी सी एक चिंता बनी हुई है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि एक अभी रेंज बाउंड में इसको ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं कल्टीवेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं 10% बढ़ के 3.30 लाख के आसपास हो चुका है, और वहीं प्रोडक्शन उतना बढ़ गया है लेकिन इसमें क्वालिटी जो है उतनी बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी इसमें टेंशन देखने को मिल रही है। अगर मैं एक्सपोर्ट अप्रैल फरवरी की बात करूं तो 2025 में 11.51% बढ़े हुए थे, लेकिन फरवरी में वहीं करीब करीब 3% इसमें ड्रॉप आया है। तो हल्दी की कीमतें फिलहाल आवक में तेज बढ़ोतरी और कमजोर निर्यात के मांग के कारण मांग में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार में थोड़ी सी कमजोरी बनी रह सकती है। कमजोरी बनी रह सकती है सर। लेकिन अगर आने वाले टाइम की बात करें, एक्सपोर्ट डिमांड कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पे कुछ पिकअप देखने को मिल सकता है? जी हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड इस साल में करीब 11.5% के आसपास बढ़ी है, जो लॉन्ग टर्म डिमांड को दिखाता है। लेकिन फरवरी में 3% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म डिमांड जो थोड़ी सी अभी स्लगिश रह सकती है, मतलब थोड़ी सी मंदी रह सकती है। हालांकि जैसे जैसे अगर क्वालिटी की बात करें तो नए स्टॉक्स बाजार में आते हैं और जो घरेलू सप्लाई है वो थोड़ी सी अगर स्टेबल होती है तो दोबारा एक्सपोर्ट डिमांड में तेजी आ सकती है, खासकर जून जुलाई में। ठीक सर, अब जरा थोड़ा सा हल्दी की बात से आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जीरे को लेकर के। सर अगर हम देखें तो जनवरी की तुलना में फरवरी में जीरे के एक्सपोर्ट जो है वो करीब 24% तक गिरा है। क्या आगे चल कर के जीरे का एक्सपोर्ट में और गिरावट देखने को मिल सकती है या कुछ रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है? आप कैसे देख रहे हैं जीरे को अभी? जी बिल्कुल, जनवरी में और इससे फरवरी की अगर बात करें तो जैसा आपने बताया कि 24% के आसपास एक्सपोर्ट में गिरावट दिखने मिली है, जो मंथली डिमांड साइकिल और विदेशी खरीदारों की धीमी गतिविधि का असर रहा है। हालांकि सालाना आधार पर अगर डिमांड देखा जाए तो वो थोड़ा सा मजबूत रही है, 62% ग्रोथ रही है, लेकिन निकट भविष्य में अगर अंतर्राष्ट्रीय खरीदार सक्रिय नहीं हुए तो एक्सपोर्ट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर प्राइस आउटलुक किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? यहाँ पर क्या प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए? जी जैसे कि बात करें जीरे में कल हमने 1.59% की गिरावट देखी थी और 20,725 के आसपास हमने कल बंद होते हुए देखा था। आज भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट है वो लोकल डिमांड कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है और एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं स्लो होते हुए दिख रही है। अगर मैं अराइवल्स की बात करूं तो कभी 32,900 बैग्स तक पहुंच चुके हैं। क्रॉप कंडीशन की अगर बात करें तो क्रॉप कंडीशन पिछली बार से बेहतर है और प्रोडक्शन भी लास्ट ईयर के करीब करीब एक्सपेक्टेड जितना है उतना ही है। एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं अप्रैल फरवरी में 2025 में 62.55% बढ़ के करीब करीब वही रहा है, बढ़ा हुआ है। और लेकिन अगर फरवरी में देखें तो कहीं ना कहीं 24% के आसपास इसमें डिप आया है।
इंपोर्ट्स में 93-94% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। इसका मेन मतलब यही निकल के आ रहा है कि डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो काफी स्ट्रांग है। इस साल जो अपन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो 20 लाख बैग के आसपास का है, और जिसमें से यूज जो होगा वो केवल 3 से 4 लाख बैग ही यूज होगा इस बार। तो मुझे लगता है कि जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो ज्यादा रहने की उम्मीद है। जीरो की कीमतों की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड काफी कमजोर है और स्टॉक ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि जीरे में अभी बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद कम रहेगी। तो मतलब मान के चले हल्दी और जीरा दोनों ही मसालों पे जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बना रहेगा सर? जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बना रहेगा, अभी एकदम से कोई तेजी का रुझान देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों में ज़्यादा बेटर कौन सा लग रहा है सर आपको? मुझे लग रहा है कि जीरे के अंदर थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी। हल्दी के अंदर थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल मिलता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा सा डिमांड वहां पे इंक्रीज भी हो सकती है। अगर क्वालिटी को थोड़ा सा इश्यू देखें तो क्वालिटी कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से कहीं डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जीरे के अंदर दबाव ज्यादा रहेगा और आने वाले टाइम में बिकलावाली और ज्यादा देखने को मिल सकती है। जीरे में दबाव हल्दी के मुकाबले ज़्यादा रह सकता है। हल्दी में एक सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर हो सकता है कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल हल्दी और जीरा दोनों में ही दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल हल्दी और जीरे को लेकर के राय निकल के आ रही है। लेकिन सर जाने से पहले आपको जो है अपनी पसंदीदा टॉप एग्री कॉल्स बतानी होगी, क्योंकि वो बहुत लोग सुनना चाहते हैं इस समय जो लोग आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी आज की टॉपिक जीरे में ही रहेगी। जीरे के अंदर एक उछाला अगर मिलता है तो 20,800 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 21,200 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा 20,280 का रहेगा। ठीक, तो ये बात हो गई जीरे को लेकर के। अगली कंपनी सर, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी वो इक्विटी का शो करते करते अगली कमोडिटी कौन सी होगी सर? अगली कमोडिटी इसके अंदर हम लोग जीरे को ही लेंगे, सॉरी इसके अंदर हल्दी लेंगे। हल्दी के अंदर एक अगर गिरावट उछाल मिलता है हमको तो थोड़ा सा इसके अंदर एक बिकवाली करेगी जा सकती है वापस से। और कहीं ना कहीं हम अगर हल्दी में देखें तो 13,800 के आसपास बिकवाली करी जा सकती है। 14,100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 13,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 13,500 की जो सपोर्ट है उसको तोड़ता है तो आने वाले टाइम में 13,200 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 13,200 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है हल्दी में। जीरा की जरा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर लेकर के आइए। आपको जो है जून फ्यूचर जो है वो बेच करके चलना है। 20,800 के आसपास बेच के चलिए। टारगेट आपको 20,280 तक देखने को मिल सकते हैं। 21,200 का आपको लगाना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये राय निकल करके आ रही है। अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और मसालों पर अपनी अपडेट देने के लिए और आज की ट्रेडिंग कॉल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लेकिन इस बीच अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने का वक्त आ गया है और इस समय सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है मॉनसून, जिसकी वजह से हम इक्विटी, कमोडिटी, इकॉनमी सब पर असर देखते हैं। आपको बता दें कि जो अपडेट देखने को मिल रही है उसमें मॉनसून ने केरल में शनिवार को दस्तक दे दी है और आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में 30 और 31 मई को आंधी तूफान के साथ बारिश आने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जो है जारी किया है। राजस्थान में लू, भीषण गर्मी और बाड़मेर के अंदर 45.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान से बाहर चलें अगर तो बात करें केरल की, केरल में आंधी के साथ साथ भारी बारिश की संभावना 28 मई से 1 जून के दौरान केरल के अंदर भारी बारिश का अनुमान है। अगले जो 5 दिन होंगे उसमें तटीय आंध्र प्रदेश, यमन में आंधी के साथ साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। अगले 5 दिन रायलसीमा और तेलंगाना में भी आंधी के साथ साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बात करें 29 मई तक तो गुजरात के अंदर भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। 28 मई तक मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर बारिश की चेतावनी, बारिश की संभावनाएं वो जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें कोंकण की तो 28 से 30 मई के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। तो ये मॉनसून अपडेट आपके इलाकों को लेकर के हम हर रोज़ अब नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। अगर आपको भी जानना है अपने इलाके के मौसम का हाल तो जुड़ जाइए हमारे साथ बोनस के साथ। हर रोज़ एग्री कमोडिटीज़ की हलचल के बाद हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके और ख़ासतौर से ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है और ख़ासतौर से जो कमोडिटी के एनालिस्ट हैं
उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए, मुझको इजाज़त दीजिए, लेकिन दोपहर 1 बजे फिर मिलने आ रहे हैं आपसे। आस्था जैन जी आज की मेहमान होंगी, इक्विटी से जुड़ा सवाल वहाँ पूछिए, और बाकी सोने चांदी की हलचल, सोने चांदी में क्या करना है ये बताने के लिए अभी थोड़ी देर में दोपहर 12 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे ब्रिज द्विवेदी जी। तो ब्रिज द्विवेदी के साथ आप अपने सोने चांदी के सवाल पूछिए, 1 बजे शेयर बाजार से जुड़ा सवाल हमारे साथ पूछिए, बस बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।